Okay, so third example I am taking here is C double bond O minus here and O minus here. Now this species can also undergo resonance. Here you have a pi bond, double bond, then you have a single bond, and then you have a negative charge. Same case here, pi bond, single bond, and negative charge here. So there are different cases in which resonance can take place. So conditions are, if you have a pi bond, single bond and pi bond, single bond and pi bond, and keep on going. Alternate pi bonds है तो resonance होगा. Then if you have, let's say, pi bond, single bond and negative charge, if this condition is there, then also resonance hoga. If I have pi bond, single bond and positive charge, in that case also resonance can take place. If I have pi bond, single bond and lone pair, in that case also resonance will take place. So these are four basic cases where resonance takes place. Here, this is the condition, second condition. Let's say this is your condition 1, 2, 3, and 4. So this comes under the second condition. So you have double bond, single bond, and then this negative charge. So this will undergo resonance. How? Always, whenever you are drawing a resonating structure or resonance or any other thing, electrons will always move. इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा. जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पहले मूवमेंट करेगा. पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होता है बट एटलीस्ट वो न्यूट्रल है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा. सो दिस कैन गो लाइक दिस. अगर ऐसा हुआ रेजोनेंस में तो अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे स्टिल देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड हियर यू हैव गॉट O माइनस. सो दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दूसरा केस क्या हो सकता है इसी का, इंस्टेड ऑफ ये वाला नेगेटिव चार्ज ये वाला चले जाए. अगर ये चले गया तो वी विल हैव C डबल बॉन्ड O माइनस एंड हियर O माइनस. Okay, so both these two are resonating structure, or you can say that all these three are resonating structures. So here these are canonical structures. That means जिसमें हम movement of electrons show करते हैं उनको हम canonical structure बोलते हैं. और resonating structure. Okay, इन सबका मिला के फिर हम एक हाइब्रिड बनाते हैं एंड हाइब्रिड इज द रियलिटी एंड इट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. सो हाइब्रिड कैसा बनने वाला है, हम पाई बॉन्ड को और नेगेटिव चार्ज को शो नहीं करते. विल ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल टुगेदर. चाहे मैं ये स्ट्रक्चर बना लूं, चाहे मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले लूं और चाहे मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले लूं, तीनों केसेस में मेरे पास नेगेटिव चार्ज कितना है 2 माइनस. दो नेगेटिव है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 माइनस लिख दिया. अब इलेक्ट्रॉन्स मेरा कहाँ पे मूव कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी मूव किया है, इधर भी मूव किया है, इधर भी मूव किया है. ओके, हर जगह पे मूव किया है. सो हम बस जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है उसको विल शो इट इन डॉटेड लाइन. सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड. Got it? समझ में आया सबको? So all these are hypothetical. ये सब hypothetical है. Reality में ये सब exist नहीं करता है. These are all hypothetical. Reality is your resonance hybrid. That is going to exist in real. एक दो examples और देख लेते हैं so that your concept will be more clear. Now I am taking example 4. So if I have, let's say, CH2 double bond CH and NH2 और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है. ओके, ये लोन पेयर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज नहीं है बट फिर भी बॉन्डिंग में तो नहीं है.
और इसके पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में है। तो अगर मुझे इसमें रेजोनेंस दिखाना है, ये कंडीशन कौन सा हो गया, सॉरी फोर्थ वाला कंडीशन। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से मूव करेगा, और क्योंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होके इधर आ गया तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, तो इस बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा CH2 माइनस, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अच्छा, जब भी आप रेजोनेंस कर रहे होते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ मूव नहीं होगा, ठीक है, और वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इनके अलावा आप किसी भी बॉन्ड को यहाँ वहां से कुछ भी छेड़खानी नहीं करोगे, यू विल कीप इट सिमिलर। तो these two are canonical structures, एंड इसका हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना है तो मुझे पाई बॉन्ड और नेगेटिव पॉजिटिव नहीं शो करना है, मैं सीधा लिखूंगी CH2 CH NH2। अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पे घूम रहा था तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दिया, यहाँ पे मूव कर रहा था तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दिया। तो दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज द रियलिटी। तो आप फिक्स नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स किधर गए, इलेक्ट्रॉन्स अपने कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। राइट डाउन देयर। डन राइटिंग? Okay, then there is another example. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव का मतलब ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, तो अब मूव कौन करेंगे, पाई बॉन्ड। तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूट के यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहाँ से उठ के इसके पास चले गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। सो दिस विल हैव CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं बाकी सारी चीजें एकदम सेम लिख दूंगी, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट लिटिल बिट, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, बट अभी आई होप यू हैव गॉट द लिटिल बिट ऑफ आइडिया हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। Okay. Now there is a concept of resonance energy. Resonance energy is basically your actual bond energy minus energy of most stable resonating structure.
व्हाट इज हैपनिंग हियर, जैसे मान लो हम कोई भी रेजोनेटिंग, हमें बेंजीन का एग्जांपल ले रही हूँ, आई हैव दिस वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आई हैव दिस अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड देन हम उसका हाइब्रिड बनाते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसमें जो भी मुझे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अगर मुझे ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, तो वो जो इसकी एक्चुअल एनर्जी है, उन दोनों में से अगर यहाँ पे तो फिलहाल स्टेबिलिटी सेम है दोनों की। ओके, बट जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होती है, मतलब सब केसेस में नहीं होती। इस केस में सेम है बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने। जैसे हम इसमें बात करें ये और ये, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो ये सेम नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं था, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था, बट जब आपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया तो इस पे चार्ज आ गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज स्पीशीज हो गया रेजोनेंस की वजह से। तो इसके जो दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो, फॉर दैट मैटर बेंजीन के केस में सेम हो जाती है, बट अगर मैं एग्जांपल 4 ले लूं तो वहां पे स्टेबिलिटी जो हमारे पास है वो सेम नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों में से मुझे स्टेबल पता करना है, जो कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे डिटेल में, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज स्पीशीज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो भी इसकी एक्चुअल एनर्जी होगी उसमें से अगर मैं मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी को माइनस कर दूं, दैट इज गोइंग टू गिव अस द रेजोनेंस एनर्जी। इज इट क्लियर? सो बेसिकली it is the energy difference of the hybrid and the most stable canonical. Write down this. स्निग्धो, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है रेजोनेंस एनर्जी, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी, आपको बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, और अगर बोलेगा भी तो आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, बट दे वोंट आस्क यू दिस। आपको बस एक्चुअल जो हाइब्रिड है उसके स्ट्रक्चर की जो भी एनर्जी होगी, और जितने भी उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो उसमें से जो भी आपके पास द मोस्ट स्टेबल वन होगा, उसकी एनर्जी को अगर आप माइनस करोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं किसी स्टेबिलिटी, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करूं जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल is directly proportional to the resonance energy. This is one thing. अगर किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम दो मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट स्टेबल है उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस को बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में, उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। अगेन, stability of molecule is directly proportional to the number of resonating structure.
अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसके, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। ओके, और इज द सेम थिंग, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी। राइट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ पूछ सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले तो फॉर्मूला लिख लो, देन हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बेसिस पे आई विल एक्सप्लेन। सो किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझ में आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर से, जब भी आप टर्म ये सुन रहे हो बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? So write down the definition first. It is the number of chemical bonds between a pair of atoms. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। अगर मैं बोल रही हूँ O2, तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया, बट उन मॉलिक्यूल्स का क्या जिनमें रेजोनेंस हो रहा है? इन N2 में O2 में रेजोनेंस तो होता नहीं है। अगर मैं H2 ले लूं, H और H, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तब हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं? सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ bonds formed between two atoms in all structures divided by total number of resonating structures. For example, हमारे पास सल्फर है, इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, इधर OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। मान लो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल रही हूँ इन दोनों के बीच का। ओके, सो दिस इज योर HSO4 माइनस। HSO4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब अगर मुझे रेजोनेंस करना है तो आपको पता है कि कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, और कंडीशन क्या है आपके पास? 4 कंडीशन थी, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर की। हमेशा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वहीं से आप मूवमेंट शो करोगे। ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, you will have SO minus double bond O, OH and double bond O। अभी इस स्ट्रक्चर में
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे भी तो ये शिफ्ट हो सकता था, ये भी तो एक कंडीशन हो गया, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पे यहाँ पे भी हो सकता था, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों को? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स? ओके, ऑफ कोर्स कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, कुछ और आप नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों के बीच का अब मुझे इस ये जो एस डबल बॉन्ड ओ, ये एस ओ, ये एस सल्फर ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हाउ आई विल डू, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर्स। तो कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो रहा है 2, here you have single bond 1, but then you have again double bond 2, okay, divided by total number of resonating structures कितने हैं? 3. So I have here 5/3. तो इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज योर 5/3. तो उसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Next, I am taking the example of SO4 2 minus. Now, in this case, the structures will be S double bond O minus, and double bond O. अब यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो पॉसिबिलिटी काफी कुछ होने की है. सबसे पहले ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो आप इसको इधर लेके आओ, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा SO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O. अब अगर ये शिफ्ट होता है यहाँ पे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो एक और पॉसिबिलिटी हो गई SO माइनस डबल बॉन्ड O. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि यस, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो नेगेटिव चार्ज, तो ये भी तो यहाँ पे आ सकता है. तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रखो, O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस. ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, और भी पॉसिबिलिटी अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो 1 सेकेंड, इधर वाला तो हो गया नो. या अब अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो ये भी यहाँ शिफ्ट हो सकता है. सो फ्रॉम दैट यू विल हैव S डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस. कितने स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास? 5. नाउ वन मोर पॉसिबिलिटी कुड हैव बीन देयर, तो उसके लिए कलर कौन सा ले? 1 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट जो आपके पास फर्दर पॉसिबिलिटी है, इन दोनों बॉन्ड को इधर लेके जाओ फ्रॉम हियर. व्हाई इज इट नॉट शोइंग? ओके, इसको इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ, इसको इधर और इसको इधर. अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, डोंट वरी, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट कम इन एग्जाम, ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे. तो मेरे पास आएगा S डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस. इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है.
तो आपके पास स्ट्रक्चर्स बन गए 6। अब आपको अकॉर्डिंगली देखना है, मान लो मेरे को इसका ही बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 है, देन 1, then 1, then 2, then 2 and then 1 divided by कितने resonating structures है 6, so which will be equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 by 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, that means bond हो गया 1.5. is it clear? एक और एग्जांपल करो। phosphorus O minus O minus O minus and double bond. अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अगर ये शिफ्ट हुआ, ये इधर आया तो ये इधर जाएगा, एक तो ये हो गया। अगर ये आया, सॉरी अगर ये भी आया तो भी ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये शिफ्ट हुआ तो भी ये इधर शिफ्ट होगा। तो इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है नहीं। तो लेट्स ड्रॉ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। देन वी विल हैव P डबल बॉन्ड O, O minus and O minus. Then we have P double bond O, O minus and O minus. And then again we have P double bond O, O minus and O minus. इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, ऑल दीज कम्स विद द प्रैक्टिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे, मुझे इसके बीच का ही बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कितनी बार उसमें डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, वो लिखना है। पहले वाले में 1, then 2, then 1, then 1 divided by 4. So I have here 5 by 4. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 5 by 4. Is it clear to everyone? And if you have any doubt, let me know. संपदा, कहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहे हो? I have not written anywhere total number of bonds. So what are you asking here? न्यूमरेटर में इसके बीच का अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे इस बॉन्ड के बीच का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, वही तो लिखा है 1 2 1 and 1। डेफिनेशन क्या था? टोटल नंबर ऑफ bonds present between two atoms in all structures. This is what I have written. इसकी बात कर रहे हो नव्या? I don't think it is 6, it's 9 only. चेक करो। पहले वाले स्ट्रक्चर से चलते हैं। 2 है, 2 लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है, 1 लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है,
1 लिख दिया, डबल बॉन्ड है 2 लिख दिया, डबल बॉन्ड है 2 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है 1 लिख दिया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही तो है नव्या? जिन दो एटम्स के बीच में पूछा उन्हीं दो एटम्स का लिखना है, सबका नहीं लिखना। सो रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट में और बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में इज देयर एनी डाउट? धीरे धीरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनाना चालू करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। एनीवेज केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है, बट बॉन्ड ऑर्डर दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। तो अभी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ। कैलकुलेट bond order of the following species and draw their resonating structures. First is NO3 minus, second is CO3 2 minus, third is SO4 2 minus। कुछ इसमें से हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा मत करना। PO4 लाइक खुद से एक बार जरूर ट्राई करना बनाने का। एंड वी हैव ClO4 minus। इन सभी स्ट्रक्चर्स का आपको फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। इज इट क्लियर? ओके जल्दी से लिखो क्वेश्चन। डन राइटिंग? होमवर्क है अभिलाष, इसको होमवर्क कर लो, खुद से ट्राई करना है। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज योर VSEPR theory. I'm leaving some space so that we can discuss it tomorrow. First of all, what is the full form of VCPR? Okay, this is your valence shell once. Yeah. Yes, this is your valence shell electron pair repulsion theory. ओके सो ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था, तो उनके कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे स्ट्रक्चर्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे। उनके मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा वो हम नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। देन इन 1940 सेडविक और पॉवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कौन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा दैट वी कैन टेल। ओके सो राइट डाउन हियर Lewis concept
is unable to explain the shapes of molecule. This theory provides a simple procedure to predict the shapes of covalent molecules. लिखो फिर एक्सप्लेन करूंगी. Sedgwick and Powell in 1940 proposed a simple theory based on the repulsive interactions of the electron pairs in the valence shell of the atom. It was further developed and redefined by Nyholm and Gillespie, 1957. So, your Lewis dot concept was unable to explain the shapes of the molecule. So, ये जो theory हम पढ़ने वाले हैं, ये हम predict कर पाएंगे कि किसी भी particular molecule का shape कैसा होगा. And it was given by Sedgwick and Powell in 1940. तो उन्होंने ये बोला कि किसी भी एटम के आसपास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या फिर लोन पेयर्स हुए, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो. ठीक है. एंड whole theory is based on this particular concept only, and it was further developed by the और थोड़ा सा और concepts और add किए गए, and the scientists were Nyholm and Gillespie in 1957. Write down this. Okay, so let's write down postulates of the SCPR theory.
First, write down the shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs bonded or non-bonded around central atom. ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात नहीं करेंगे। जो भी आपके पास वैलेंस शेल है, फिर चाहे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या ना कर रहे हो, ओके, दैट इज लाइक परफेक्टली ओके, वो उसको हम नहीं कंबाइन करेंगे, सिर्फ सॉरी उनको ही कंबाइन करेंगे, और जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम नहीं देखेंगे। तो उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. ओके, तो आपको पता है, जैसे मैं चलो कार्बन की ही बात कर लूं, मीथेन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कई जगह, 10th में भी पढ़ा होगा, इस तरीके से मीथेन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, और बाकी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग पेयर करके इन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म किया। तो ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सबका नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स सब नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये कोशिश करेंगे कि स्पेस में एक ऐसा ओरिएंटेशन गेन करे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जीरो हो, मैं बोल रही हूँ रिपल्शन मिनिमम हो। अभी भी रिपल्शन फील करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है, बट मिनिमम रिपल्शन, इससे ज्यादा रिपल्शन नहीं होने वाला। ओके, दिस इज द मिनिमम रिपल्शन विच कैन हैपन, और वो अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेंगे जहां पे रिपल्शन कम हो, और जो अरेंज होने के बाद उस मॉलिक्यूल का शेप आएगा वही उसका एक्चुअल शेप होगा। सो थर्ड पोस्टुलेट इज these pairs of electrons tend to occupy such positions in space that it minimizes the repulsion and thus maximize distance between them. ओके, सो जितना कोशिश करेंगे कि जितना एक दूसरे से दूर हो और को एग्जिस्टेंस हो पाए उनके बीच में, तो जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। फोर्थ पोस्टुलेट इज the valence shell is taken as a sphere. The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs
localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. ठीक है, सेम चीज है, कुछ डिफरेंट पॉइंट नहीं, बट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक स्फीयर टाइप का है और इस स्फीयर के अंदर वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ शेप. दैट इज व्हाट दिस पोस्टुलेट मींस. नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट, a multiple bond is treated as if it is a single electron pair and two or three electron pairs and two or three electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair. Okay, what does this mean? Suppose किसी दो atoms के बीच में you have a double bond. ओके, तो उस डबल बॉन्ड को आप अलग अलग ट्रीट नहीं करोगे, उसको सेम ही सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करके हम स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज वेयर टू और मोर resonance structures can represent a molecule the VSEPR theory is applicable to any such structure. तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उस पे भी VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल होता है. अब ये पोस्टुलेट्स लिखो जल्दी से, देन आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. डन नाउ. ओके, तो हम यहाँ पे काफी देर से बात कर रहे हैं रिपल्शन के बीच में. ये सब थ्योरी अल्टीमेटली एक ही कॉन्सेप्ट को लीड करती है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि जो भी आपके पास
इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो लोन पेयर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो बॉन्डिंग के फॉर्म में हो वैलेंस शेल में, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ मैनर दैट they feel the minimum repulsion. This is what the whole VSEPR theory is. So, when हम repulsion की बात कर रहे हैं तो किसका repulsion maximum होगा? Okay, so अगर आपके पास लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का repulsion आ रहा है, तो उसका रिपल्शन, दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन की बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो, एंड लास्ट होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन. तो एलपी हियर इज लोन पेयर एंड बीपी हियर इज बॉन्ड पेयर. So इन सब के बीच में the repulsion will be in this manner and इन्हीं रिपल्शंस के बेसिस पे पूरे मॉलिक्यूल्स के शेप्स, उनका स्ट्रक्चर हम डिफाइन करने वाले हैं. इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी एटम के अराउंड लोन पेयर ज्यादा स्पेस कवर करता है या फिर बॉन्ड पेयर्स? It is lone pairs. Lone pair occupy more space. Reason क्या है? Just write down here. The lone pairs are localized on the central atom. Whereas each bond pair या फिर each bonded pair is shared between two atoms. तो दो एटम्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो वो लिमिटेड मूवमेंट कर सकता है, वो वहीं पे उन दोनों के बीच में ही रहेगा, ज्यादा यहाँ वहां मूव नहीं कर सकता. बट अगर लोन पेयर आपका एक ही सेंट्रल एटम से लोकलाइज है तो उसके मूवमेंट करने के चांसेस जो ज्यादा है. ओके, एज अ रिजल्ट the lone pair electrons in a molecule occupy more space as compared to the bonding pair of electron. Write down this. And this is the only reason that lone pair repulsions are greater than the lone pair bond pair repulsions, and least is your lone bond pair repulsions. These repulsions affect result in deviations from idealized shapes and alterations in bond angles in molecules. Write down this.
और वो मेरे को कल से क्या फोन नहीं उठा रहा है, मेरे को पता भी नहीं है। तो इस Done writing? So now we will be predicting the structures of shapes of different molecules. तो हम इसको दो parts में divide करते हैं. One part is that where lone pair जो है वो present नहीं है, and second part when lone pairs are present. Okay. अभी नीलेश का बैकअप जो है वो मुझे बोल रहा है मेरे को ऐसे में पता भी नहीं क्या है। अभी मैंने उसको ही फोन किया, मैंने किया बोल रहा मेरे को पता ही नहीं, और मैं नीलेश को बोल रही हूँ सर मुझे बैकअप को पता नहीं है। Write down here shapes of some simple molecules or ions with central atom having no lone pairs. तो अब हम उनका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, फिर हम उनका भी देखेंगे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा. ओके, सो हियर इज टेबल टाइप का आपको ड्रॉ करना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जनरल फॉर्मूला, arrangement of electron pairs, molecular geometry, and then example. अच्छा, अब किसी के दो एटम के बीच में अगर एक लोन पेयर है, जैसे मैं ड्रॉ कर लूं, मैं लिख लूं HCl, एक ही आपके पास बॉन्ड पेयर आया ना, तो ये हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर होगा. कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं. एक ही अगर लाइन है तो वो तो ऑलवेज लीनियर आएगा. तो इसको हम इतना डिटेल वन को हम नहीं देख रहे, कंसिडर कर रहे. लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली. अगर किसी मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो मान लेते हैं 2. जनरल फॉर्मूला कंपाउंड का हो सकता है AB2. ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे? आपके पास दो बॉन्ड्स है, लोन पेयर एक भी नहीं है, A, B और B. इसका मतलब है सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स है. तो ये एक दूसरे को अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स 180 डिग्री का. सो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या रही इनकी? लीनियर. दैट विल बी सेम. यू विल हैव योर B, here you will have B, and this is your linear. एग्जाम्पल आप ले सकते हो BeCl2 और HgCl2. इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी लीनियर ओनली. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम पे 3 है. सो 3 मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? AB3. जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, अब अगर मुझे 3 बॉन्ड पेयर्स को, 3 लाइन को अगर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो क्या डिस्टेंस, क्या एंगल हो सकता है उनके बीच में? अच्छा, ये 3 एटम के बीच में जो भी एंगल आता है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल. तो अगर 3 है तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम रख सकते हैं उसको?
यस गुड, 120 के डिस्टेंस पे है ना। तो देयर विल बी ए बी बी एंड डी, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री का। तो यहाँ पे सेम ड्रॉ कर दो। तो मैं अब ड्रॉ नहीं करी बार बार, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ। तो ये कैसा होगा आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, एकदम प्लेन पे है। सिंपली आपने 120 डिग्री पे तीन बॉन्ड को अलग अलग सेपरेट करके रख दिया। तो द ज्योमेट्री इज योर ट्राइगोनल, क्योंकि तीन है, प्लेनर मतलब प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन में कुछ भी नहीं जा रहा। एग्जाम्पल यू कैन हैव इज BF3। नेक्स्ट अगर मान लो 4 है, ओके, 4 के लिए दिस विल बिकम AB4। AB4, अब मैं तीन बॉन्ड्स को एक दूसरे से किस तरीके से रखूं, कितने बॉन्ड एंगल पे रखूं कि वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। What should be the bond angle? No, it's not 90. It's not 90. हम जरूरी नहीं कि सारे प्लेन पे ही हो। ओके, जरूरी नहीं है कि सारे आप प्लेन पे ही बनाओ, 3D भी हो सकता है। ओके, तो आपने जैसे इसमें अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ये हो जाएगा A B ऊपर, ये B प्लेन में, एक B जो है वो आपकी तरफ है और एक B आपसे दूसरी तरफ है, अपोजिट तरफ। ठीक है, तो जो आपके जो एटम आपसे दूर है उसको हम डैश लाइन से शो करते हैं, और जो एटम आपके पास में है आपकी तरफ है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब प्लेन में नहीं हो गया, या आउट ऑफ प्लेन हो गया। इनको जब हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये आपको जो स्ट्रक्चर देता है दैट इज योर टेट्राहेड्रल। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, सभी के बीच का बॉन्ड एंगल है, इट इज गोइंग टू बी 109.5 डिग्री। ओके, if I'm talking about example, of course CH4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, या फिर NH4 प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, इट डजेंट मैटर, लोन पेयर नहीं होना चाहिए सेंटर पे। तो जो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 4 पेयर्स है, दे आर गोइंग टू अरेंज इन देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल वे। इज इट क्लियर? ड्रॉ कर रही है। संपदा 4 होगा तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएगा। लाइक यू हैव टू इमेजिन द स्ट्रक्चर की किस तरीके से वो हो रहा है। आपको ऐसा लगा कि हम प्लेन में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हर चीज, वो आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन में ही रहे। पेपर, आपने पेपर में ड्रॉ कर रहे हो आप, बट रियलिटी में तो वो 3D भी हो सकता है ना। तो वो 3D स्ट्रक्चर है, हमको लग रहा है कि आप प्लेन में 90 डिग्री आपने बोल दिया बिकॉज इट इज इन प्लेन, बट इन रियलिटी मॉलिक्यूल कोशिश क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल ये कोशिश कर रहा है कि खुद सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना एक दूसरे से दूर रहे उतना अच्छा है। और वो जो दूर होने के लिए, चाहे वो 3D में हो चाहे वो प्लेन में हो, इट डज नॉट मैटर। अब अगर मुझे 3D में किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जब 4 नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं तो 2 आपके पास हमेशा प्लेन में रहता है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल लाइन से किया। ओके, एक आपकी तरफ होता है
तो उसको मैंने वेज से दिखा दिया, और एक आपसे दूर होता है जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसका एक आपको वीडियो दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो 3D में इमेजिन हो जाए। ऐसे मैं बता रही हूँ तो यू माइट नॉट इमेजिन इट प्रॉपरली। On the left, we have the dot structure for methane, and we've seen in an early. ओके, देखो ये आपको मीथेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, 4 एटम्स है। लेट्स से दिस इज योर एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 एंड एटम नंबर 4। इन सबके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री, और ये सबसे बेस्ट है। 109.5 ज्यादा दूर है, 90 ज्यादा दूर है, ऑफ कोर्स 105। तो एटम तो यही कोशिश करेगा कि वो खुद को किस में रखे, 109 में रखे। अब अगर मुझे इसको पेपर में ड्रॉ करना है, मैं ऐसे पेपर में नहीं ड्रॉ कर सकती ना, तो पेपर में ड्रॉ करने के लिए ये जो थर्ड वाला एटम है वो आपको अपनी तरफ दिख रहा है, और फोर्थ वाला एटम आपसे दूर दिख रहा है, एंड दिस इज योर प्लेन। ये आपका प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में ये और ये तो प्लेन में आ गए, बट ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के पीछे। तो मीथेन के स्ट्रक्चर को कार्बन सेंट्रल जो प्लेन में है उसको हम सिंपल लाइन से ड्रॉ करते हैं, और जो आउट ऑफ प्लेन में है उसमें जो हमारी तरफ है उसको हम वेज से शो करते हैं, और जो दूसरी तरफ है उसको हम डैश से शो करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? आइडिया समझ में आया? अभी देखो इस वीडियो में दे माइट रोटेट द स्ट्रक्चर, ठीक है, तो रोटेट करेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा आइडिया होगा। एक बार Earlier देखो, video that this carbon is sp3 hybridized, which means that the atoms around that central carbon atom are arranged in a tetrahedral geometry. ओके It's वेट, very difficult to see tetrahedral geometry on a two-dimensional Lewis dot structure. ओके। अभी अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आई हैव दिस ऑल केमिस्ट्री का इंस्ट्रूमेंट, सो आई वुड हैव इजीली शोन यू। लाइक ये वाला वीडियो देखो एक बार। In this video, we're going to learn how to draw the Techno 9.5. 1 carbon and 4 90-degree angles. And the way that, this hydrogen, carbon, and hydrogen are all 3 in the Look same at this. plane, represented here. Hydrogen, carbon, hydrogen. Now this hydrogen, that's going to be projecting out towards you. So the way that we show that this is projecting out towards you is by making a wedge. Now the 4th hydrogen, that one is projecting away from you. The way that we show it's projecting away is by making a dashed line. So this is the Vesper structure for methane. These 3 are in the same plane. This one is projecting towards you. This one is projecting away from you. Let's confirm that again using the model. This atom, and this atom are in the same plane. This atom is projecting towards you, and this atom is projecting away from you. This is the Vesper structure for a tetrahedral molecule. So you got the idea? Let me know. Okay.
नेक्स्ट इज, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड आपके पास 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा AB5। अब AB5 भी अपने अपने आप को एक दूसरे से कुछ इतना सेपरेट करना चाहेंगे कि रिपल्शन क्या हो उसमें मिनिमम। सो फॉर दैट वो लोग जो स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं अपने आप को, सेंटर पे A, इस तरीके से B, ये प्लेन में होता है, एंड एक B ऊपर और एक B नीचे, ये बन गया ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर। सो और ऊपर से अगर इसको आप ड्रॉ करोगे, सबके साथ ज्वाइन कर दो, तो ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। सो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अभी मैं वीडियो दिखाती हूँ तो स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल इज योर PCl5। जस्ट गिव मी 1 minute. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. If a central atom has 2 sigma bonds and no lone pairs, then the molecular shape is linear with a predicted 100 or less than 109.5, ये लोन पेयर को इंक्लूड करके a है। seesaw with a DSP. Just I will teach you all these things, okay? But it looks like this with a square pyramid. Let's see this trigonal bipyramidal if it is there. And if Yeah, electrons, then it's also 6 of this degrees between the equatorial bonds. this is trigonal bipyramidal. I've colored the atom shape is bent. There are less than 109.5 degree bond angles. And this central atom is still sp3 hybridized. DSP3 trigonal bipyramid. Notice you have I've colored the atoms that are axial red and equatorial are green. They're not the same. Notice that there are a 90-degree bond angle between this axial and this equatorial atom, and it's 120 degrees between the equatorial bonds. So the green to green is 120 degrees, red to green is 90 degrees. So there are 2 different bond angles in a trigonal bipyramid DSP3 hybridized central atom. If one of the sigma bonds is replaced by a lone pair of electrons, the lone pair of electrons actually goes to the equatorial. Okay, so have you got the idea? Let me know. और समझ में नहीं आया है स्ट्रक्चर तो आई विल टेल यू, जस्ट लेट मी नो। Okay, so what is the structure here? कि प्लेन में 3 है, इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, सेंटर पे एटम है और इस तरीके से ये प्लेन में है। थोड़ा 3D में इमेजिन करना है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। सो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल, क्योंकि सेंटर पे इस तरीके से ट्राइगोनल है और ऊपर से जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो वो पिरामिड टाइप का दिखेगा। सो देयरफॉर इट इज नोन एज पिरामिडल। शेडेड में सिर्फ शेडेड पोर्शन जो है बेटा वो मैं सिर्फ आपको ज्वाइन करके स्ट्रक्चर दिखा रही थी, शेडेड पोर्शन का कोई लेना देना नहीं है स्ट्रक्चर से।
मैं ये बोल रही हूँ कि अगर उन सबको ज्वाइन करोगे तो वो कौन सी ज्योमेट्री दे रही है। अगर मैंने इन सभी को ज्वाइन कर दिया तो वो ज्योमेट्री क्या देगा मेरे को, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो ज्योमेट्री को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ओके, everyone is lined, nothing is shaded here, हम उसको सिंपल लाइन से डोनेट करते हैं। Okay, just give me 1 minute. Next we'll talk about when the bond pairs are 6. अभी जब 6 होंगे तो वो भी एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। तो 6 के लिए अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें, इट विल फॉर्म AB6। अब क्योंकि इसमें AB6 फॉर्म हुआ है तो अब ये कैसे अरेंज करेंगे, सेंट्रल एटम A, उसके आसपास 4 एटम आप लगा दोगे। ओके, 1 2 3 4 और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये 4 अगर प्लेन में है तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनका 90 डिग्री ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एंड देन एक अबव द प्लेन एंड और एक बिलो द प्लेन, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज octahedral. Okay, and let me show you about the octahedral so that you will have the idea octahedral कैसा दिखता है। Just give me 1 minute. Okay, so in the structure, these are your 4 molecules which are in the plane. ये plane के अंदर है, ये above the plane हो गया, ये below the plane हो गया, बस उसी को ये लोग घुमा के दिखा रहे हैं। तो इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें इन सारे स्ट्रक्चर को तो मैथमेटिकली वो ऑक्टाहेड्रॉन देता है। ओके, गॉट द आइडिया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल? 4 प्लेन में है, एक अबव है और एक बिलो द प्लेन है। एग्जाम्पल की बात करें, just 1 second. If you're talking about the example will be SF6. Okay, then last is when there is 7 bonding. 7 से ज्यादा होगा नहीं कभी, मैक्सिमम 7 ही रहेगा। तो 7 में भी अब एटम्स कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से जितना दूर जा पाए उतना दूर जाए, तो ये फॉर्म करेगा AB7। और अभी सेंटर पे यू विल हैव 5, इस तरीके से 5 जुड़े हुए होंगे। ओके, और एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। बात समझ में आया? एंड इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पेंटागोनल, क्योंकि यहाँ पे पेंट फॉर्म हो रहा है और एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है, इसको बोलेंगे बाय पिरामिडल। एन एग्जाम्पल होगा IF7।
Write it down.